22 सीट पर आरजेडी सिमट गया। देखिए, समीकरण जनबल के आगे समीकरण ध्वस्त हो जाता है लोकतंत्र में, और ठीक वही स्थिति आज भी बिहार में है। मेरे समझ के मुताबिक बिहार में जो यह चुनाव 4 जगहों पर हो रहा है, वह एक मजबूत विकल्प जनसुराज सामने आएगा। हार और जीत तो ईश्वर के कृपा के ऊपर होती है, लेकिन लड़ाई जनसुराज से होगी और मजबूती के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हैं। तो वहीं बात करें तो इंडिपेंडेंट एमएलसी हैं जो जनसुराज को समर्थन दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बेलागंज को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहां लड़ाई है वो मनोरमा देवी से है, जो जदयू के प्रत्याशी हैं। यानी कि साफ तौर पर राजद को नकारते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां जनसुराज का अगर किसी से लड़ाई है तो मनोरमा देवी से। और लेकिन बिहार में चारों सीटों पर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार उतारा है, उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट एमएलसी आफाक अहमद। पहले सुन की बातों को। देखिए, वहाँ जो जनसुराज चुनाव लड़ रहा है उसकी लड़ाई डायरेक्ट मेरे समझ से मनोरमा देवी से, वहाँ आरजेडी से लड़ाई नहीं। वहाँ लड़ाई जो है मनोरमा देवी से है, जदयू व भाजपा गठबंधन से। आप मनोरमा देवी का नाम ले रहे हैं, सुरेंद्र यादव वहाँ से जीतते रहे हैं। कहा जाता है कि सुरेंद्र यादव की पकड़ काफी स्ट्रॉन्ग है बेलागंज में। देखिए, लोकतंत्र के अंदर, लोकतांत्रिक ढांचों में, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक व्यक्ति किसी बल के आधार पर, ताकत के आधार पर, बाहुबल के आधार पर लंबे अंतराल तक अगर सत्ता में रहता है तो विकास के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। विकास का रास्ता वहीं प्रशस्त होता है जब परिवर्तन होता है लोकतंत्र के अंदर। तो अभी के डेट में प्रशांत किशोर के वहाँ एंट्री करने के उपरांत लोगों ने ये महसूस किया है कि जो दो पार्टियां 35-40 सालों से लगातार दो भागों में विभक्त थीं, उन्हें कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। एक तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज सामने आया है, जो जनता का सुंदर राज स्थापित करने के दिशा में एक सार्थक प्रयास कर रहा है। लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हमने तब 30-35 साल तक देखा लोगों को, वहाँ तो एक ही आदमी को देखा गया है, बीच में आंशिक तौर पर कोई दूसरा आदमी आया था। तो ऐसी परिस्थिति में जनता की एक उम्मीद और आशा जगी है, और निश्चित रूप से जो भी लड़ेगा वहाँ प्रशांत किशोर से ही लड़ेगा, और प्रशांत किशोर जनता के सुंदर राज स्थापित करने के। संख्यक फैक्टर बेलागंज में जो है वो चुनाव में इस बार देखा जा रहा है, और हिना साहब और उसामा साहब राजद में वापसी हो गई है। आपको नहीं लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक का वोट है उस पर कहीं ना कहीं राजद जो है वो नजर बनाकर है, और हिना साहब और उसामा साहब के आने के बाद मैच जो है वो बदलता दिखाई दे? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरजेडी एनडीए गठबंधन जो अपना समीकरण बनाए हैं कि मैं फला समीकरण से चुनाव लड़ता हूँ, जन बल जब जग जाता है तो समीकरण ध्वस्त हो जाता है। 2010 में आपने देखा होगा। तो वही स्थिति आज भी है कि समीकरण उस वक्त रहता है जो दो आदमी होते हैं। यहाँ तो अब एक विकल्प के रूप में आ गया है, तो समीकरण कोई माने नहीं रखता है। राजद का साथ अल्पसंख्यक नहीं देंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ या कहने के लिए तैयार हूँ कि 2010 में भी एमवाई समीकरण था, लेकिन किन परिस्थितियों में 22 सीट पर आरजेडी सिमट गया। देखिए, समीकरण जनबल के आगे समीकरण ध्वस्त हो जाता है लोकतंत्र में, और ठीक वही स्थिति आज भी बिहार में है। मेरे समझ के मुताबिक बिहार में जो यह चुनाव 4 जगहों पर हो रहा है, वह एक मजबूत विकल्प जनसुराज सामने आएगा। हार और जीत तो ईश्वर के कृपा के ऊपर होती है, लेकिन लड़ाई जनसुराज से होगी और मजबूती के साथ होगी। नीतीश कुमार पे कैवास पे बैठक हुई और रणनीति तय किया गया 2025 को लेकर। क्या लगता है 25 में क्या लड़ाई? देखिए, 25 की लड़ाई निर्णायक लड़ाई है। जनता 40 सालों से देख चुकी है, दोनों नेताओं को, एनडीए को और आरजेडी को देख चुकी है। जनता को कुछ मिला नहीं, बच्चों को कुछ मिला नहीं, बुजुर्गों को कुछ मिला नहीं। जनता बदलता हुआ बिहार देखना चाहती है। जनसुराज बदलता हुआ बिहार के सपना लेकर आया है, और निश्चित रूप से बेरोजगारी को दूर करेगा, पलायन को दूर करेगा,
जो हमारा ऊर्जा, शक्ति और बुद्धि का पलायन हो रहा है वो सभी रुकेंगे। शिक्षा में जो पलायन है, शिक्षा जो ज्ञान के धरती वाला यह बिहार जो पूर्व में ज्ञान बांटता रहा है, देता रहा है, इसके बच्चे कोटा, बंबई, केरल, महाराष्ट्र में पढ़ने जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को रोकने की आवश्यकता है। जन स्वराज एक विजन के तहत, एक उद्देश्य के लिए, एक एम्स एंड ऑब्जेक्ट के तहत बिहार में आया है और खोया हुआ प्रतिष्ठा बिहार को वापस लाएगा, जनता का सुंदर राज स्थापित करेगा, बच्चों के का पलायन जो हो रहा है उसको रोकेगा और वहीं यहीं रोजगार का व्यवस्था करेगा। एक सवाल ये भी है कि श्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने अल्पसंख्यक के लिए काम किया है, अपने तमाम जो अल्पसंख्यक नेता हैं या मंत्री हैं उनको करें घर घर तक पहुंचाइए, और जो वोट बैंक है, क्या लग रहा है देखिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए सभी कहते हैं कि मैंने किया है, लेकिन 2004 में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, आज भी उठा के देखिए, अल्पसंख्यक कहाँ हाशिए पर खड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो जहां मन करता है, जो बुझाता है बोल देता है, कहता है कि तुम भागो यहाँ से, चले जाओ दूसरा जगह। कई तरह की बातें हैं। अब रही बात के दावा लोग कर रहे हैं, हमारी जो तालीमी मेयार है, जो शिक्षा से कोई भी समाज शिक्षा के बल पर, शिक्षा के आधार पर आगे बढ़ता है, और शिक्षक संस्थाएं जो हमारी हैं वो अंतिम सांस ले रही हैं। सरकार शिक्षा, हमारे शिक्षक संस्थाओं के बारे में सोच नहीं रही है। जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, और दम घुट रहा है उसकी बिल्डिंगें आवाज़ दे रही है सरकार को, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये दावा करना कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है, मैं इसको नहीं मानता। तो आपने सुना, साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि जो भी प्रशांत किशोर कर रहे हैं उसको अब लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर है जो बड़ा फैक्टर नजर आएंगे, और जिस तरह से मुसलमान वोटरों को जो साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, जहां प्रशांत किशोर भी अपने कैंडिडेट को, मुस्लिम कैंडिडेट को उतार रहे हैं और ऐसे में उनकी बात कर रहे हैं, तो उस पर भी क्या कुछ कर रहे थे आफाक अहमद, आपने सुना। इसी तरह तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।